चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यूबीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10th का, जिसमें चैप्टर था परिवहन और चैप्टर नंबर था 3, है ना। और कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है पार्ट 3 तक, यानी पार्ट 3 हो गया हुआ है, ठीक है। आज पढ़ेंगे पार्ट 4। चैप्टर रहेगा परिवहन रहेगा, चैप्टर परिवहन और चैप्टर नंबर 3। लेकिन पार्ट यानी कि क्लास जो होगा वो क्लास हमारा हो जाएगा आज का चौथा क्लास है, ठीक है। आपको टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम जो है कि हृदय के बारे में अच्छा तरह से बतला रहे हैं और प्लस में जो है कि एक एक पॉइंट को बोर्ड पर लिख के बतला रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो शॉर्टकट जो कि बोलिएगा तो तुरंत हो जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो चलिए इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए आप देखिए इधर, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। तो ये देखिए, ये है हमारा हृदय। क्या है हमारा हृदय? तो हृदय जो हमारा है ये कैसा है? तो यह जो है कि मांसल संरचना से बना हुआ है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यह मांसल संरचना से बना हुआ हृदय है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले थे कि हृदय जो है हमारा वक्ष गुहा में 12 पसलियों के फेफड़े की बाईं ओर झुका होता है, वहाँ पर है। उसके बाद बतलाया था कि हृदय जो हमारा है क्या है, तो ऊपरी भाग जो होता है कैसा होता है, चौड़ा होता है, और निचला वाला भाग जो है कैसा है, तो नुकीला है। इसको बोले थे हम संतरे के जैसा होता है हमारा हृदय, ठीक है ना। हृदय हमारा कैसा होता है, संतरे का है, नाशपाती की तरह होता है। और बतलाया था कि हृदय हमारा क्या है, तो अत्यंत ही कोमल है। हृदय हमारा कैसा है, तो बहुत ही ज़्यादा कोमल है। उसके बाद बतलाया था क्या कि हृदय कौन सा ऊतक है, तो हृदय जो कि पेशी ऊतक है। हृदय कैसा ऊतक है, तो पेशी ऊतक है। और हृदय को बोले थे कि हृदय क्या है हमारा केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, तो पंप की तरह काम करता है, केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है, जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद पढ़े थे इसकी संरचना के बारे में पढ़े थे। तो बोले थे कि इसका आकार कैसा होता है, तो 3 कोना होता है। इसका ऊपरी हिस्सा जो कैसा होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है चौड़ा होता है, जबकि निचला हिस्सा नुकीला होता है, हल्का नुकीला होता है। उसके बाद बोले थे कि ये जो ऊपर का जो दीवार दिखने को मिल रहा है ये कैसा होगा, तो पतला होगा, जबकि नीचे का दीवार कैसा होगा, मोटा होगा। क्यों होगा, तो ये भी बतलाए थे। उसके बाद बतलाए थे कि हृदय के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली या फिर हृदय आवरण कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुफा बनता है, जिसका नाम बोले थे पेरिकार्डियल गुहा। और इस गुहा के अंदर में भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव, जो कि हृदय को घर्षण से, बाहरी चोट से, बाहरी आघात से बचाता है। इतना पढ़ा थे। उसके बाद आगे बोले थे क्या कि ये तो संरचना हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोले थे कि हृदय का कार्य कैसे है, हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो हम बोले थे कि हृदय का कार्य अभी नहीं पढ़ाए ना, हृदय का कार्य तक नहीं पढ़ाए है अभी, जो है कि इतना ही तक जो है कि हम पढ़ाए हुए थे। अब पढ़ाए हुए थे एक चीज़ और, जिसमें बोले थे क्या कि कुछ जंतुओं में हृदय कितने वेशम होते हैं, है ना, तो यह चेंबर कितने होते हैं। तो जैसे कि मत्स्य में बोले थे क्या, तो 2 गो चेंबर होता है, और उभयचर में 3 गो, सरीसृप में 3 गो, पक्षी में होता है 4 ठो। उसके बाद होता है मेमेलिया, बोले तो स्तनधारी में कितना होता है, तो 4 होता है, नहीं होता है, 4 गो होता है। और बतलाए थे कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ये तीनों जो है ये कैसा कोल्ड ब्लडेड है ना, ठंडा शीत रक्ततापी है। शीत रक्ततापी का मतलब बोले थे
कि यह इनका ब्लड ऐसा होता है कि यह इनका शरीर ऐसा है जो कि मौसम के अनुसार, शरीर के अनुसार अपने रक्त के तापमान को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि क्या बोलते हैं कि गर्म ब्लडेड यानी कि वार्म ब्लडेड जो होता है वो नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग वार्म ब्लडेड में आ गए, पक्षी हो गया वार्म ब्लडेड में आ गया, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग मौसम के अनुसार अपने शरीर के तापमान बदलना नहीं ना बदल पाते हैं। अभी ठंडा लग रहा है तो देखो स्वेटर उटर पहने हुए हैं, अभी गर्मी लगेगा तो क्या सब निकाल देंगे, है कि नहीं। तो चलिए आप पढ़ेंगे क्या चीज, तो हृदय का कार्य। तो हृदय के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हृदय के कार्य के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हृदय के कार्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या बोले थे। तो ये हृदय जो है, हृदय कितने चेम्बर हो गए, 4 चेम्बर हो गए, 2 अलिंद और 2 नीले। तो 2 अलिंद, एक होता है दाया नीले, एक होता है दाया अलिंद, एक होता है दाया नीले, दाया अलिंद दाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले, ये हो गया। उसके बाद कह रहे थे कि ये हृदय के चेम्बर को कौन बांटता है। तो हृदय के चेम्बर को बांटता है अंतरालिंद भित्ति, अंतरालिंद भित्ति बांट देता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर से ब्लड को कौन लेता है, तो ब्लड को ले जाता है सीरा। कहाँ ले जाता है, तो फेफड़ा में ले जाता है। हमारे पूरे शरीर से ब्लड को ग्रहण करेगा कौन, तो सीरा, और ले जाएगा कहाँ पर, तो हृदय में। तो देखो इसको बोले थे क्या चीज, तो इसको बोले देखो पूरा ब्लड को ले जा रहा है, यानी पूरे शरीर से ब्लड को ले जा रहा है, तनका ले जा रहा है नहीं, बहुते ले जा रहा है। तो कैसे बोले थे कि एक होता है पुरुष, है ना, तो कोई अच्छा काम कर देता है तो उसको बोलते हैं तुम पुरुष नहीं है, महापुरुष है। तो ये थोड़ा ले जा रहा है ब्लड नहीं, एक बार में बहुत ब्लड ले जा रहा है, तो ये सिरा कहलाएगा नहीं ना कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो महासिरा कहलाएगा। तो इसे कहेंगे महासिरा, है ना। अब देखो महासिरा, यहाँ भी सिरा है, यहाँ भी महासिरा है, महासिरा। अब बोलने में तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, पहचान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इसका नाम रख दिया गया है अग्रसिरा, क्योंकि ये आगे की ओर है इसलिए अग्रसिरा। और इसको बोलते हैं पक्षसिरा, पक्षसिरा को बोलते हैं क्या, तो ये पीछे की ओर है इसलिए इसे पक्षसिरा कहते हैं। ठीक है, तो इतना बातें याद रखिएगा। जो ब्लड को लेकर आएगा, उसे कहेंगे सीरा। क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे। जो ब्लड को लेकर आएगा उसे क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे। और जो ब्लड को लेकर जाएगा उसे क्या कहेंगे, जो हृदय से ब्लड को लेकर जाएगा उसे क्या कहते हैं, धमनी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिख देते हैं, उसके बाद जो कि आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हृदय का कार्य। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या पता है, पहले लिखेंगे कि यह 2 चेम्बर में बट रहा है, कौन बट रहा है, तो हृदय के वेश में, हृदय के वेश में। हृदय के वेश में कितने हैं, 4 हैं। यानी मनुष्य के हृदय के वेश कितने हो गए, क्योंकि हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे अलिंद, और एक होता है नीले। अब आप कहिएगा कि आप तो बोल रहे हैं 4 होता है, लेकिन लिखिए 2 गो, तो 2 अलिंद होता है, 2 नीले होता है, कितना हो गया 4। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा 2 बोले थे कि 2 अलिंद होता है, तो यहाँ पे देखिएगा दाया अलिंद और दाया नीले। क्या लिखेंगे, दाया अलिंद, एक होता है दाया अलिंद और बाया नीले। दाया नीले इसमें ना आएगा, दाया अलिंद और बाया अलिंद। दाया अलिंद बाया अलिंद। अब ये हो गया 2 गो, अब ये भी होता है 2 गो। हाँ अलीमा लिख दी है, अलिंद। अब देखो ये होता है बाया अलिंद, सॉरी बाया नीले, बाया नीले। और इसको कहते हैं क्या चीज, दाया
नीले, बाया अलिंद, बाया नीले, दाया नीले, अरे सॉरी गलती ना हो गया, बाया नीले ना होगा, बाया नीले, अरे यहाँ गलती नहीं जाएगा, दाया नीले, यहाँ जगह बाया नीले, नहीं हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए मनुष्य के हृदय में कितने वृषभ, वृषभ बोलिए, चेम्बर बोलिए, कक्ष बोलिए, सब क्या होगा यही कहलाएगा। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन होगा, तो 2 अलिंद, क्या बोले 2 अलिंद, 2 नीले, 2 अलिंद क्या देखा था, दाया अलिंद और बाया अलिंद, उसका 2 नीले, दाया नीले, बाया नीले। देखिए हो गया ना। अब देखिएगा इन दोनों को, देखो दाया लिंग को बाया लिंग, दाया लिंग को बाया नीले से, दाया नीले से, दाया नीले को बाया नीले, दाया नीले को बाया नीले से, दाया अलिंद को बाया अलिंद से, दाया नीले को बाया नीले से, कौन अलग कर रहा है बोलो, अंतरालिंद भित्ति। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दाया अलिंद को, दाया अलिंद को बाया नीले से, दाया अलिंद को बाया नीले से कौन अलग करता है, तो अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक है। और लिखो पहले, और दाया नीले, दाया नीले, दाया नीले, दाया नीले को बाया, दाया नीले को बाया नीले, यहाँ अलिंद ना होगा, सॉरी क्या है यार, गलती लिखाया है, बोल रहा है सही लेकिन लिखा रहा है गलती। अलिंद, दाया अलिंद को बाया अलिंद से, और दाया नीले को बाया नीले से अलग कौन कर रहा है, तो बाया नीले से अलग अंतरा अलिंद भित्ति अलग करता है। बोलो हो गया, समझ में आया। दाया नीले को बाया नीले से और दाया नीले को बाया नीले से अलग अंतरालिंद भित्ति करता, अंतरालिंद भित्ति अलग करता है। बोलो ये क्लियर हुआ पूरा, समझ में गया, ये पूरा क्लियर हो गया। अब बताए क्या, तो अब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ एक पॉइंट लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर लिखवाए थे ना सर कि दाया सॉरी क्या बोलते हैं, अलिंद की दीवार नीले की दीवार से पतली होती है, नहीं लिखवाए थे, लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए फिर से। अलिंद की दीवार पतली जबकि नीले की दीवार मोटी होती है। हो गया क्लियर, बोलो ये समझ में आ गया पूरा है। आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अग्र महाशिरा है, ये पक्ष महाशिरा है। तो ये शरीर से ब्लड को लिया और कहाँ गिराया, बोलिए, बाया अलिंद में, ठीक है, बाया अलिंद में। और बाया अलिंद से ब्लड होते हुए कहाँ जाएगा, दाया नीले में जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा दाया नीले, दाया नीले में गिराएगा। और दाया नीले से फिर ब्लड ऊपर की ओर चढ़ेगा और चढ़ कर जाएगा फेफड़ा में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, तो हाँ यहाँ पर जो होता है ना, कहला बता रहे हैं,
ब्लड सारा आकर कहाँ गिरा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद यहीं पर होता है, एक रास्ता होता है, ठीक। इस रास्ता को बोलते हैं हम लोग क्या चीज पता है? तो इसे इस रास्ता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, त्रिदलीय कपाट नहीं, अलिंद से ना निकल रहा है तो क्या बोलते हैं इसको? अलिंद। अंतरा नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, अंतरालिंद नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस रास्ता को बोलते हैं हम लोग अंतरा नहीं, अलिंद से निकल रहा है ना, अलिंद से निकल रहा है और किधर जा रहा है? नीले में जा रहा है। तो लिखेंगे अलिंद नीले छिद्र, अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। और यहीं पे एक होता है दीवार, एक कीवार होता है। क्या होता है? कीवार होता है, ठीक है। अब इस कीवार से क्या होता है कि ब्लड क्या होता है कि नीचे की ओर आएगा, है ना। किस में आएगा? तो नीले में आ जाएगा। इस कीवार को बोलते हैं हम लोग क्या चीज पता है? इस कीवार को बोलते हैं या दरवाजे को बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। द्विदलीय नहीं है, त्रिदलीय, त्रिदलीय कपाट कहते हैं, ठीक है। अब इससे ब्लड देखो, सीधा लेकर आया ब्लड दायां अलिंद में, दायां अलिंद से होते हुए ब्लड आएगा, इस रास्ते से होते गुजरेगा। इस रास्ते को क्या बोले हैं? अंतरा अलिंद नीले, अलिंद नीले छिद्र का है। और इस अलिंद नीले छिद्र से होते हुए कपाट के रास्ते से गुजरेगा, जिसे बोले त्रिदलीय कपाट। अब ये क्या करेगा? ब्लड जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही ये आगे से बंद हो जाता है। वैसे क्या हो जाएगा? यहाँ से बंद हो जाएगा। देखो, यहाँ से इस तरह गिरा और ये बंद हो गया, क्योंकि ये चाहेगा ना ब्लड की फिर से हम रिटर्न इधर जाए, तो ये जाने नहीं देता है। तो यानी कि त्रिदलीय कपाट जो होता है ब्लड को जाने नहीं देता है, ठीक है। अब ब्लड कहाँ गया बोलिए? तो ब्लड आ गया पूरा का पूरा नीले में। अब नीले में आ गया तो नीले से ब्लड सोचेगा ना कि हम बाहर जाए, नहीं सोचेगा। तो बाहर जाएगा, जैसे पंप किया, हृदय क्या करेगा? पंप करेगा, पंप करेगा, कस के भजारेगा, तो ब्लड को ऊपर फेंकेगा। तो हृदय से जो नली निकलेगी उस नली को क्या कहेंगे? बोलो, हृदय से जो नली निकलेगी उस नली को क्या कहेंगे? बताइए, हृदय से जो नली निकलेगी उस नली को क्या कहेंगे? तो उस नली को कहेंगे धमनी। नहीं बताया है कि जो ब्लड को लेके आ रहा है वो सीधा कहलाएगा, और जो हृदय से ब्लड निकलेगा वो क्या कहलाएगा? धमनी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा धमनी, ठीक है। ये नाली बना लेते हैं, धमनी का नाली। ऐसे नहीं बना हुआ, ऐसे नहीं बना हुआ है। चलो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हृदय से जो नली निकल रही है उसे क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? धमनी।
क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। इधर ले लेते हैं। धमनी में एक बात यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, धमनी में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त यानी कि O2 प्लस रक्त होता है, ठीक है, O2 प्लस रक्त। जबकि इसमें सीरा में क्या बोल रहे हैं, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस रक्त होता है। क्लियर? तो अब बताइए, अभी हम तो बोल रहे हैं क्या कि इसमें धमनी में शुद्ध रक्त होता है, बोले हैं ना, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें तो अशुद्ध रक्त है, इसमें भी अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त ही तो इसमें जाएगा ना नली के माध्यम से, तो अब इसमें तो शुद्ध रक्त हो गया, लेकिन यहाँ पे धमनी है। तो एक होता है फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी? फुफ्फुस धमनी। और इस फुफ्फुस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। नहीं हो गया? तो फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। तो इधर का पूरा कहानी समझ में आ गया है? अब इधर वाला भाग में आते हैं। फुफ्फुस धमनी हो गया ना? चलिए अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं। तो इधर भी एक सिरा होता है। अब इधर पहुंच गया कहाँ पर? ब्लड। इधर से ब्लड लेगा, ब्लड लेके कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। अब शुद्ध ब्लड, क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ब्लड आएगा यहाँ से, यहाँ से आएगा। कैसा ब्लड आएगा? शुद्ध ब्लड। और शुद्ध ब्लड गिरेगा किस में? बायां अलिंद, बायां अलिंद में गिरेगा। अब बायां अलिंद से फिर कहाँ चला जाएगा? बायां नीले में आ जाएगा। लेकिन इसको क्या कहेंगे? तो इस नली को क्या कहेंगे? तो इस नली को कहेंगे हम लोग सीरा। अभी हम बतलाए थे ना, पढ़ा रहे थे, तो बोले हैं कि जो ब्लड को लेकर आएगा उसे कहेंगे सीरा, है कि नहीं? और जो ब्लड लेके जाएगा उसे कहेंगे धमनी, नहीं कहेंगे? तो जो ब्लड के लेके आ रहा है उसे क्या कहेंगे? सीरा। क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे। सीरा कहेंगे। लेकिन अब बताइए, सीरा में कैसे रक्त था? अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है शुद्ध रक्त, तो मीटर तो गड़बड़ा गया। तो इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। कौन सा सिरा? फुफ्फुस सिरा। और इस फुफ्फुस सिरा में होता है शुद्ध रक्त। क्लियर? यह शुद्ध रक्त कहाँ गिरा दिया? बायां अलिंद में आया। अब बायां अलिंद में आने के बाद यहाँ से जब ब्लड आएगा तो एक रास्ता के द्वारा आएगा। तो इस रास्ता को क्या बोलेंगे? बोलो। तो इस रास्ता को भी बोलते हैं अलिंद नीले छिद्र। क्या बोलेंगे? अलिंद नीले छिद्र। अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब इस रास्ता से ब्लड आएगा तो यहाँ पर एक होता है दीवार। क्या होता है? दीवार होता है। इस दीवार को बोलते हैं हम लोग क्या चीज पता है? इस दीवार को कहते हैं द्विदलीय कपाट। क्या कहते हैं? द्विदलीय कपाट कहते हैं। द्विदलीय कपाट कहते हैं। अब इस रास्ते से होते हुए द्विदलीय से कपाट में आगे कहाँ पे ब्लड? बायां नीले में। अब इसमें कैसा शुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त दोनों में होगा। बायां अलिंद में शुद्ध रक्त, दायां अलिंद में शुद्ध रक्त, है कि नहीं? अब ब्लड को बाहर निकलेगा, पूरे शरीर में पहुंचाना ना पड़ेगा। तब ब्लड जब पूरा शरीर में पहुंचेगा, पहुंचाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तो नली चाहिए। तो उस नली को क्या कहेंगे? अभी हम पढ़ाए थे, बोले थे कि जो ब्लड को लेकर जाएगा उसे कहेंगे धमनी, कह देना। तो यहाँ से एक निकलता है नली, उस नली को कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उस नली को क्या कहेंगे?
तो धमनी कहेंगे। उस नली को क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। देखिए अब यहाँ से ब्लड, अब कहिएगा ई नहीं कहिएगा कि जो है कि का बंद हो गया है, ब्लॉक है। ये इमेज के माध्यम से ऐसे ब्लॉक लग रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं है। यह एक दूसरे के ऊपर से चढ़ कर गया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है तब जाके जाता है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। इसका काम है शुद्ध अशुद्ध रक्त को ले जाना, इसका काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, और ये पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त को पहुँचाएगा हमारे कोशिकाओं तक। क्लियर? तो बायां अलिंद में शुद्ध रक्त, बायां नीले में शुद्ध रक्त। अब जब शुद्ध रक्त क्या, ये हृदय क्या करेगा? पंप करेगा कस के। तो जब ये पंप करेगा ना, तो इस पंप के रास्ते होते हुए ब्लड ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा तो कहाँ जाएगा ब्लड? नहीं भाग जाएगा। कहाँ पे? तो नली के रास्ते से जाएगा पूरे शरीर में। अब इस नली को क्या कहेंगे? इस नली को कहते हैं हम लोग धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। अब बता तुम हमको, क्या ये तनका मनका ब्लड को ले जा रहा है? नहीं ना, पूरा ब्लड को, बहुत सारा ब्लड को ले जा रहा है। तो खाली धमनी से काम चलेगा? इसको लिखेंगे महाधमनी। क्या लिखेंगे? महाधमनी। अब बोलो, ये समझ में आया? उसके बाद अब यहीं पे एक होता है इस तरह का कुछ, इस तरह का एक रचना बना होता है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या पता है? अर्धचंद्राकार। क्योंकि ये आधा चांद की तरह बन रहा है ना, इसलिए इसे कहते हैं अर्धचंद्राकार। और ये अर्धचंद्राकार क्या करता है कि ब्लड को वापस आने नहीं देगा, जाने देगा लेकिन आने नहीं देगा। क्लियर? इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार, क्योंकि यह आधा चांद की तरह है। तो लिख दीजिए अर्ध चंद्राकार। अर्ध चंद्राकार की तरह है। कैसा है? अर्ध चंद्राकार की तरह है। और यह ब्लड को जाने देगा, वापस आने नहीं देगा। पूरा समझ में आ गया? ये यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, तो ये इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? इसको ही बोलते हैं अर्धचंद्राकार को। पता क्या बोलते हैं? कपाटे बोलते हैं। तो अर्धचंद्रा कपाट, ठीक है, अर्धचंद्रा कपाट बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा हृदय का कार्य, किस तरह से कार्य कर रहा था, देख रहे हैं ना? अब पूरा ब्लड कहाँ पहुंच गया? पूरे शरीर में पहुंच गया, यानी कि शरीर के अंग तक पहुंच गया। अंग बोले तो कोशिका तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा समझ में आ गया। अब एक बार फिर समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हृदय है, हृदय जो हार्ट है हमारा, इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली बना हुआ है। इस दोहरी झिल्ली को बोले थे क्या चीज? तो पेरिकार्डियम या फिर हृदय आवरण। अब जब गुहा ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ है, तो यहाँ पे एक गुहा का निर्माण होगा। इस गुहा को बोले थे पेरिकार्डियल गुहा। अब इस गुहा में क्या होता है कि द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। अब यह द्रव क्या करता है? इस पूरे हृदय को घर्षण से बचाता है, साथ ही बचाएगा भी, और बाहरी आघात से, बाहरी चोट से भी रक्षा करता है। उसके बाद क्या होता है कि अब हृदय के अंदर आइएगा तो हृदय में 4 वेसम होता है। कितने वेसम होता है? 4 वेसम होता है। 1 2 3 4। अब देखिएगा तो इसका नाम है, खाली वेसम कहेंगे तो काम नहीं ना चलेगा, तो इसका नाम दे दिया गया है अलिंद, अलिंद, नीले, नीले। अभी और कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या किया, इस ये बायां में दायां में ना पड़ता है, इसलिए लिख दिया इसको दाया अलिंद। ये बायां में पड़ता है तो इसको लिख दिया बाया अलिंद। ये दायां में ना पड़ता है तो दाया नीले, और ये बायां में पड़ता है इसको बोल दिया बाया नीले, नीले।
क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि ब्लड आएगा तो ब्लड पूरे शरीर से आएगा, पूरे शरीर से ब्लड को खींचेगा कौन, तो शिरा, अग्र महाशिरा, क्योंकि आगे है इसलिए इसे कहा गया अग्र महाशिरा, ये पीछे है इसलिए कहा गया इसे पक्ष महाशिरा। अब सारा ब्लड कहाँ गया, तो दाया अलिंद में आ गया, और दाया अलिंद से नीले की ओर बढ़ेगा, तो नीले की ओर बढ़ता है तो एक रास्ता आता है, उस रास्ता को बोलते हैं, इस रास्ता को क्या बोलते हैं, आलिंद। ये आलिंद से आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, नीले में आ रहा है, तो आलिंद नीले छिद्र। अब यहाँ आने के बाद एक होता है दीवार किवार होता है, यानी दरवाजा होता है, इस दरवाजा का मुंह खुलता है तो ब्लड सारा गिर जाता है कहाँ, नीले में। जैसे ये बंद हो गया तो ब्लड जो है कि नीले से वापस, यानी यहाँ से यहाँ फिर अलिंद में नहीं जा पाएगा। तो यानी द्विदलीय कपाट जो होता है ब्लड को आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है। अब ब्लड यहाँ तक पहुँच गया। अब जब हमारा हृदय क्या होता है, पंप करता है, कस के पंप करेगा तो सारा ब्लड किधर जाएगा, ऊपर से जाएगा यहाँ पर हृदय क्या होते हैं, धमनी में। लेकिन यह अशुद्ध रक्त है तो इसे कहेंगे फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी से ब्लड चला जाएगा फिर से कहाँ पर, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए। जब फेफड़ा में शुद्ध ब्लड हो जाएगा तो वो पहुँचेगा कहाँ पर, यहाँ पर, यह फुफ्फुस शिरा लेके आएगा ब्लड को, शुद्ध ब्लड को, कहाँ से, फेफड़ा से। और फेफड़ा से सारा ब्लड होकर आएगा कहाँ पर, बाया अलिंद नीले अलिंद में। अब बाया अलिंद में आएगा तो बाया अलिंद से ब्लड नीले में जाएगा, तो जाने के लिए एक रास्ता होगा, मार्ग होगा, उस रास्ते को क्या कहेंगे, तो अलिंद से नीले में आ रहा है ना, तो अलिंद नीले छिद्र कहेंगे। और एक होता है किवार बोले तो दरवाजा होता है, इस दरवाजा से फिर ब्लड कहाँ गिर जाएगा, नीले में, बाया नीले में। अब बाया नीले में गिर जाएगा तो ये ब्लड सोचेगा फिर जो कि हम चल जाएगा कहाँ पर, अलिंद में, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो यह द्विदलीय कपाट जो होता है यह ब्लड को वापस नहीं जाने देता है। ये हो गया। अब जब हमारा हृदय पंप करेगा, कस के पंप करेगा तो ये पहुँचेगा कहाँ पर, इस नली में, इस नली के माध्यम से जाएगा ब्लड हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक। अब देखिए इस छिद्र को क्या कहेंगे, इस नली को क्या कहेंगे, महाधमनी, क्योंकि बहुत सारा रक्त को ले जा रहा है इसलिए इसे कहेंगे महाधमनी। अब महाधमनी से ब्लड चला गया कहाँ पर, हमारे पूरे शरीर तक चला गया। और शरीर की कहाँ तक चला गया, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक चला गया। और कोशिका में क्या है, कोशिकीय ईंधन है, और कोशिकीय ईंधन है और प्लस क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को क्या करेगा, टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा ना, तो टूटने के लिए कौन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वायुमंडल से हम लोग लेंगे हवा लेंगे, और हवा लेने के बाद में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब जाएगा हमारे फेफड़ा में। लेकिन फेफड़ा में उपस्थित है क्या, हीमोग्लोबिन, ब्लड है। अब ब्लड को पसंद है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को साइड कर देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा और पहुंचाएगा कहाँ पर, पहले देखो ऑक्सीजन लिया, हीमोग्लोबिन है, तो रक्त में क्या हीमोग्लोबिन है, ये दोनों अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके चलेगा कहाँ तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। और वहाँ पर है कोशिकीय ईंधन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को अलग कर लेगा, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर लेगा, किससे पता है, तो कर लेगा अभिक्रिया, ग्लूकोज को तुरेगा, और ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, विखंडन होगा, और हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऊर्जा तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, अच्छा बात है। अब क्या होगा कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, अब उसको जो है कि बाहर निकालना है ना, बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, तो क्या करेगा, कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ, जो हीमोग्लोबिन छोड़ा था कोशिका में, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो है कि हीमोग्लोबिन को छोड़ा था कोशिका में, उस हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा, और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, अग्र महाशिरा में। अग्र महाशिरा से कहाँ चला जाएगा, दायां से नीले में नहीं आ गया। अब फिर यहाँ से पंप करेगा, फिर पहुँच जाएगा। तो ये सब कैसा रक्त है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला हुआ है ना। और फिर जो है कि ब्लड कहाँ पहुँचेगा, इस धमनी से
यानी महाधमनी फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में। अब फेफड़ा में फिर क्या होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा, और शुद्ध होकर फिर ब्लड कहाँ आएगा, फुफ्फुस सिरा से फिर बाया अलिन से बाया नीले में, और फिर ब्लड जो है कि पहुंचेगा महाधमनी में, और महाधमनी से फिर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है। तो यानी यह प्रक्रिया लगातार होते रहेगी। अब ब्लड को हृदय से कितना बार गुजरना पड़ रहा है, 2 बार। तो लिखेंगे इसे क्या कहेंगे, तो रक्त को एक चक्कर पूरा करने में, है ना, और रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे कहेंगे द्विगुण, द्विगुण परिवहन कहते हैं। तो लिखना है यहाँ पर, ये समझ में आ गया पूरा, आए इसको मिटा देते हैं इधर वाले को। चलिए पहले ले लीजिए, फोटो लेना है तो चलिए उसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रक्त को, लिखेंगे रक्त, रक्त को हृदय से होकर गुजरने के लिए, रक्त को हृदय से गुजरने के लिए ना, रक्त को हृदय से रक्त को हृदय से हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे द्विगुण परिवहन, द्विगुण परिवहन कहते हैं। बोलो समझ में आ गया, क्या कहते हैं इसे, द्विगुण परिवहन कहते हैं। समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। अब देखिए हम बतलाए थे कि हृदय की दीवार कैसा होता है, ऊपर वाला का चौड़ा होता है लेकिन पतला होगा, लेकिन इसका दीवार कम चौड़ा होता है, लेकिन इसका दीवार कैसा होगा, मोटा होगा, नहीं होता है। ये तो लिखवाइए दिए हैं। अब पता है यहाँ पर हमारे हृदय को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है ना, नियंत्रित कौन करता है और नियंत्रित करता कौन है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा हृदय जो कि क्यों पंप कौन करवाता है, कि इसको बोलता है कि तुम पंप करो, लगातार तुम काम करो, कौन करवाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है एक नोड, क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है। इसे कहते हैं SAN। इसको बोलते हैं क्या जी पता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इस नोड को क्या बोलते हैं, इस नोड को कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। देखो एस से साइनो, एस से एट्रियल, आयन से नोड, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और यह जो कि हृदय की गति को नियंत्रित करता है ना। इस साइनो नोड से, है ना, इस साइनो नोड से इलेक्ट्रिक आवेग निकलता है ना, इलेक्ट्रिक आवेग निकलता है। और यह इलेक्ट्रिक आवेग निकलने से क्या होता है, ये हमारा हृदय क्या करता है, पंप करता है। तो इसलिए बोलेंगे ऐसे नोड जो होता है क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। और ये ऐसे नोड उत्प्रेरित करता है हृदय को पंप करने के लिए। तब है ना, पंप करेगा तब ना ब्लड इधर उधर जाएगा, नहीं तो पंप नहीं करेगा तो कहाँ से ब्लड जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रिक आवेग, ठीक है, विद्युत आवेग निकलता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब ये ऐसे नोड, इसी को कहते हैं, ऐसे नोड को ही कहते हैं पेसमेकर।
क्या बोलते हैं, पेसमेकर। और यह पेसमेकर कभी कभी क्या होता है कि खराब हो जाता है। यही पेसमेकर कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाता है। और जब खराब हो जाएगा तो फिर नियंत्रण पंप नहीं कर पाएगा, सही से पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ब्लड इधर उधर शरीर तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ये ऐसे नोड जो होता है कि खराब हो जाने की वजह से, इसी को बोलते हैं पेसमेकर। क्या कहते हैं, पेसमेकर। अब ये पेसमेकर जब खराब हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, अलग से क्या करता है, एक कृत्रिम पेसमेकर लगा देता है। और वह पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर वही कार्य करता है जो प्राकृतिक पेसमेकर कार्य कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, हृदय गति को नियंत्रित कर रहा था। तो वो भी पेसमेकर, जो कृत्रिम पेसमेकर लगेगा, वो भी हृदय की गति को ही नियंत्रित करेगा। और वहाँ वो भी जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक आवेग निकालेगा। जैसे ये निकाला था उस तरह से ये भी निकालेगा। समझ में, क्लियर हुआ? तो ऐसे नोट समझ में आ गया। तो सवाल में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए ऐसे नोट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे नोट का फुल फॉर्म होता है साइनो एंट्रिकल नोड, साइनो एंट्रियल नोड, साइनो एंट्रियल नोड कहते हैं। अब बताए और सवाल पूछेगा कि हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है। तो हृदय की गति को नियंत्रित करता है कौन, तो एसए नोड। कौन करता है, एसए नोड करता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हृदय की जैसे हृदय से संबंधित आपको रोग है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है जाइए कि ये जांच करवा के लाइए। तो उस जांच को क्या कहते हैं, तो उस जांच को कहते हैं ईसीजी। क्या कहते हैं, ईसीजी। ये हृदय से संबंधित जांच होता है। एक होता है ईईजी, ये होता है मस्तिष्क से संबंधित जांच। ईईजी होता है मस्तिष्क से संबंधित जांच और ईसीजी होता है किससे जांच, संबंधित जांच। तो ईसीजी जांच होता है किससे पता है, तो हृदय से संबंधित जांच। हृदय से संबंधित डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। आप हृदय जैसे कोई किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारी है, रोग है, तो वो जाता है हृदय विशेषज्ञ के पास, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और ये कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो कहता है आप ईसीजी करवा के लाइए, यानी ईसीजी का जांच करवाइए। तो जाते हैं हम लोग, कहते हैं कि हमको ईसीजी का जांच कीजिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और हम लोग जाते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाते हैं तो हमें जांच कर देता है पेपर पर। इस तरह से रहता है रेटिंग बना हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 बना हुआ रहता है, नहीं बना हुआ रहता है। और यह बना हुआ रहता है। अब इसी के माध्यम से देख कर डॉक्टर अनुमान लगाता है कि आपको ये दिक्कत हो रहा है, चाहे आपको वो दिक्कत हो रहा है, ये बताता है। उसके बाद आप देखते हैं अस्पताल में कंप्यूटर में ये रेटिंग जो है कि बतलाते रहता है। तो ये हार्ट का रेटिंग बताता है, हार्ट बीट जो है कैसे कैसे हमारा चल रहा है वो बतलाता है। तो यह जो होता है, अगर ऐसे चल रहा है तो ठीक ठाक है, व्यक्ति ठीक है, जिंदा है। अगर ये सीधा हो गया, ये वाला सीधा अगर हो गया तो व्यक्ति भी सीधा हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति भी मर जाता है। ये अगर ऊपर नीचे चल रहा है तब तक तुम भी ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे ये सीधा तो ये भी सीधा हो गया। देखते ना फिल्म में नहीं बतलाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो सवाल में आपसे पूछेगा डायरेक्ट, हृदय से संबंधित जांच को क्या कहते हैं, ईसीजी। आप मस्तिष्क से संबंधित जांच को क्या कहते हैं, ईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। अच्छा, जब हमारा हृदय गति करता है, धड़कता है, तो जब हमारा हृदय संकुरण होगा ना, हृदय में जब संकुचन होगा, यानी संकुरण वाले क्या होगा, दबेगा, सुकुरण होगा, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, है ना।
सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हृदय हमारा फूलेगा ना, जैसे ये हृदय सिकुड़ गया, अब हृदय क्या करेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा। इससे सिकुड़ना कहते हैं संकुचन, और फूलना कहते हैं शिथिलन। जब शिथिलन होता है तो इसे क्या कहते हैं, डायलोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलोस्टिक, डायलोस्टिक कहते हैं। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है क्या, कि आप अपना ब्लड बीपी चेक करवाइए। बीपी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और हमारा एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 बटा होता है 80, 120 बटा होता है 80, 120 बटा होता है 80। इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक, और इसे कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, ये डायलोस्टिक हो गया। ठीक है, अब ये सामान्य मनुष्य का हो गया। अब इस बीपी को, जो बीपी नापता है यंत्र, जो मशीन, यानी बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होगा, रक्तचाप का मापन। तो जो रक्तचाप का मापन करता है उस मशीन को क्या कहते हैं, तो उस मशीन को कहते हैं सिस्मो, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं सिफ्गो मैनोमीटर। सिफ्गोमो मैनोमीटर कहते हैं, सिफ्गोमो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना। तो जो ब्लड प्रेशर का जो मापन करता है, रक्तदाब का जो मापन करता है, रक्तचाप का जो मापन करता है, उस यंत्र को, उस मशीन को क्या कहते हैं, तो सिफ्गो मैनोमीटर कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 आता है तो वो स्वस्थ है, और 120 को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 को कहते हैं डायलोस्टिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर। तो जब हमारा हृदय संकुचन करेगा तो उसे क्या बोले हैं, सिस्टोलिक बोले हैं ना। तो जब हमारा हृदय संकुचन करेगा तो 120 आना चाहिए, और जब हमारा हृदय फैलाव करेगा यानी कि शिथिलन करेगा तो उसे बोले थे डायलोस्टिक। तो कितना आना चाहिए, तो 80 आना चाहिए, तब आप स्वस्थ है ना। लेकिन बहुत व्यक्ति का, बहुत मनुष्य का जो होता है कि क्या होता है, बीपी, ये वाला बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, कभी कभी ना 120 से बढ़ जाता है, यानी कि हो जाता है 150। ये बढ़ का हो गया डायलोस्टिक, कितना हो गया, तो मान लेते हैं 100 हो गया। तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायलोस्टिक। तो जब ये बीपी बढ़ गया यानी कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया हाई हो गया, यानी कि 150 सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और 100 हो गया तुम्हारा डायलोस्टिक प्रेशर। अब जिस व्यक्ति को बीपी बढ़ा रहेगा उस व्यक्ति से, वह व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा, गर्मा रहेगा। उसको कुछ बोलिएगा तुरंत गर्मा जाएगा, तुरंत खिसिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति का बीपी बढ़ा रहता है उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन कहते हैं, यानी कि बीपी तुम्हारा हाई है, यानी कि यहाँ पे एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, HBP, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हिंदी में से क्या बोलेंगे, उच्च रक्तदाब। तो जिस व्यक्ति का उच्च रक्तदाब बढ़ा हुआ रहता है वह व्यक्ति का क्या होगा, वो हमेशा गर्मा रहेगा, उससे कुछ बोलेगा तुरंत खिसिया जाएगा। तो उसका ब्लड प्रेशर होगा 120/100 हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। नहीं हो गया। अब कुछ व्यक्ति होता है जिसका बीपी लो होता है। क्या होता है, बीपी लो हो जाता है।
LPP, LPP का मतलब है लो ब्लड प्रेशर, और इसका ब्लड प्रेशर 120 के जगह पर कितना हो जाएगा पता है? 100 या 90 हो गया, 100 हो गया या 90 लिख लेते हैं, कितना हो गया? 90 हो गया। और नीचे 80 है ना, ये मान लेते हैं कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो इस व्यक्ति को क्या होगा कि बार बार चक्कर आएगा, कमजोरी महसूस होगा, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, थकावट महसूस होगा, है ना। बीपी लो हो जाता है, नहीं देता है कि गिर जाता है व्यक्ति, इधर उधर गिर जाता है। तो बीपी लो हो गया यानी कि 90/60 हो गया हुआ है, तो इसको कहते हैं लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर, यानी कि कहेंगे हिंदी में निम्न रक्त दाब। क्या कहेंगे? निम्न रक्त दाब कहते हैं। अब निम्न रक्त दाब कहते हैं इसे, और इसमें यह जिस व्यक्ति को होगा उस व्यक्ति को क्या होगा? तो उस व्यक्ति को कमजोरी महसूस होगा, चक्कर आएगा, है ना, थकावट महसूस होगा, ठीक है, ये होता है। तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ये हाई बीपी को क्या कह रहे थे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिस व्यक्ति को हाई बीपी रहेगा, जिस व्यक्ति को हाई बीपी रहेगा उसे कहेंगे हाइपरटेंशन, मतलब हाई है तुम्हारा बीपी। और जिस व्यक्ति का लो बीपी रहेगा उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन, ठीक है, क्लियर। और जिस व्यक्ति का इतना आ रहा है यानी 120/80 आ रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायलिस्टिक प्रेशर 80 आ रहा है, तो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है। और जिस व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 150 आ गया और डायलिस्टिक प्रेशर 80 आ गया, तो वह बीपी क्या हो गया? हाई हो गया। और जिस व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 90 आ रहा है और डायलिस्टिक प्रेशर 60 आ रहा है, तो उसे हो गया लो प्रेशर, लो बीपी। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गया बुआ? है? क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा हृदय के बारे में कहानी। हृदय खत्म। अब आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहिए, फोटो लेना है, ले लीजिए। अब पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मिटा दे, चलिए। अब ये हृदय कार्य खत्म। अब पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां के बारे में कि रक्त वाहिनियां क्या है, कौन है। देखिएगा, ब्लैक नंबर का यहाँ लिखेंगे रक्त वाहिनियां। क्या लिखेंगे? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, तो रक्त वाहिनी का मतलब क्या हुआ? रक्त को ले जाने वाला एक नली, रक्त को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं? तो रक्त वाहिनियां कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, रक्त को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं? रक्त को ले जाने वाले नली को रक्त वाहिनियां कहते हैं। नहीं हो गया? अब ये जो होता है, ये रक्त वाहिनियां होता है, कौन कौन होता है? तो हम पढ़े थे धमनी। धमनी ये ना हो गया, यही ना ले जा रहा है नली, यही ना ब्लड ले जा रहा है, सिरे ना ब्लड ले आ रहा है, ये ले जा रहा है धमनी या सिरा ले आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या धमनी कहेंगे? तनका मनका ब्लड ले जा रहा है, नहीं ना, बहुत ब्लड ले जा रहा था, तो इसे क्या बोले थे? महाधमनी। क्या बोले थे? महाधमनी, महाधमनी, है ना। अब क्या तनका मनका सिरा ब्लड को ले आ रहा था, नहीं ना, बहुत सारा जना ले आ रहा था, तो इसे कहेंगे महाशिरा। महाशिरा, ये तो हो गया। अब महाधमनी और महाशिरा के बारे में जानेंगे। महाशिरा
महाधमनी कैसा ब्लड ले आ रहा है? तो शुद्ध ब्लड। अब महाशिरा कैसा ब्लड ले जा सॉरी महाधमनी कैसा ब्लड ले जा रहा था शरीर में? कैसा? तो शुद्ध ब्लड। अब महाशिरा जो था शरीर से कैसा ब्लड ले आ रहा था? अशुद्ध ब्लड, यानी CO2 प्लस रक्त। और ये ला रहा था O2 प्लस रक्त, नहीं ले रहा था। अब ये महाधमनी आगे चलकर छोटा छोटा नली में बढ़ जाएगा, तो उसे कहेंगे क्या चीज? धमनी। अब ये धमनी आगे चलकर किस में बढ़ जाएगा? बोलो। ये भी आगे चलेगा तो छोटा छोटा नली में बढ़ जाएगा, पातर पातर नली में बढ़ जाएगा। नली का मतलब क्या बोल रहा है? रक्त को ले जाने वाला नली, नॉब्स नहीं होगा। नॉब उसको क्या कहते हैं? वेन कहते हैं शायद। वेन को तो सीधा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? धमनी को ऑन्ट्रिस शायद कहते हैं। ऑन्ट्री ना कहते हैं कि ऑन्ट्री कहते हैं, सीधे ऑट्री कहते हैं। ऑट्री ऑट्री, ठीक है। तो ये आगे चलकर फिर बढ़ जाएगा किसमें? धमनी काय में। धमनी से धमनी काय में। अब ये धमनी काय और आगे चलकर बढ़ जाएगा। ये थोड़ा मोटा था, फिर इससे पतला हुआ, फिर इससे पतला, मतलब और पतला हो गया, और इससे भी पतला हो जाएगा और पतला, मतलब एकदम केस नियन, केस एकदम पातर नियन हो जाएगा केशिकाएं। केशिका का मतलब क्या? यानी कि ब्लड कहाँ पहुंच गया? पूरा कोशिकाओं में। कोशिका में नहीं पहुंच गया। अब देखिए, ये महाशिरा था। महाशिरा मतलब इतना मोटा नली ब्लड को ले आ रहा है, तो महाशिरा आगे चलकर किसमें बढ़ जाएगा? शिरा में। शिरा। अब ये शिरा, ये महाशिरा तो मोट था, अब ये आगे चलकर बढ़ेगा तो पतला हो जाएगा। अब फिर आगे चलकर चलेगा तो फिर शिरा बढ़ जाएगा, इसे कहेंगे सिरिकाय। और सिरिकाय शिरा से ही पतला हो जाएगा। और सिरिकाय फिर और आगे चलेगा तो और पतला, यानी केस नियर पातर पातर नली में बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे सिरिकाय। सिरिकाय केशिकाय, ठीक है। तो अब बतलाओ, रक्त के ले जाने वाले नली को क्या कह रहे थे? महाधमनी। अब महाधमनी बढ़ जाता है धमनी में, धमनी बढ़ जाता है धमनिकाय में, और रक्त पहुंच गया कहाँ पर? केशिकाय में। अब शिरा था, महाशिरा बहुत सारा ब्लड को ले आ रहा था, बहुत मोटा नली था, जिसको बोलते हैं महाशिरा। और शिरा के चलकर बढ़ जाएगा पतला नली में, जिसको बोलते हैं शिरा। और शिरा और पतला नली में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं सिरिकाय। और सिरिकाय और पतला पतला नली में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं केशिकाय। तो इसी को बोलते हैं, इसी को ना बोलेंगे रक्त वाहिनियाँ, किसी और को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, नहीं ना। तो बोलिए, ये समझ में आ गया पूरा? अब पढ़ेंगे किसके बारे में पता है? तो इसको मिटाते पहले ले लीजिए आपको फोटो। अब पूरा पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे आ रहा है, ब्लड कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे। अब शुरू से लेकर पूरा खत्म करेंगे हृदय तक ले, कि ब्लड कैसे आया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, किससे अभिक्रिया कर रहा है ना, ये सब पढ़ेंगे अभी एक बार में पूरा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट मेरे से छूट गया है, वो पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखेगा लिम्फ या उत्तक द्रव, या क्या बोलेंगे लासिका, ये क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे रक्त के बारे में। रक्त में बोले थे कि WBC होता है, तो WBC क्या बोला है? WBC प्लस रक्त प्लाज्मा, WBC रक्त प्लाज्मा, WBC रक्त प्लाज्मा, WBC और रक्त प्लाज्मा के मिलने से लासिका का निर्माण होता है। तो बोलेंगे WBC और रक्त प्लाज्मा को, WBC रक्त प्लाज्मा सहित, क्योंकि मिल रहा है ना, तो मिलना को बोलते हैं सहित। तो WBC रक्त प्लाज्मा सहित को लिम्फ या उत्तक द्रव या लासिका कहते हैं।
तो आपसे सवाल में पूछेगा डब्ल्यू लिम्फ या लसे किसे कहते हैं, तो WBC प्लस रक्त, WBC और लिख दीजिएगा यहाँ पे, और रक्त प्लाज्मा को, रक्त प्लाज्मा WBC रक्त प्लाज्मा सहित, सहित का मतलब क्या हो, मिलना, को लासिका कहते हैं। लासिका, लिम्फ, द्रव, ये सब लिख लीजिएगा अपना, लासिका कहते हैं। एक होता है सीरम, क्या होता है, क्या होता है, सीरम होता है। ये सीरम क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा में रक्त के बारे में, जब रक्त पढ़ रहे थे तो बतलाए थे रक्त का द्रव वाला भाग को प्लाज्मा बोले थे, और ठोस वाला भाग में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आ रहा था। तो रक्त का 55% भाग जो था वो क्या था, प्लाज्मा था। प्लाज्मा हल्का पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ द्रव था। अब उसमें हम पढ़े थे कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, और क्या था, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और हिपेरिन। और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो था ब्लड को थक्का जमाने में मदद कर रहा था, हिपेरिन जो था ब्लड को जमने नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था। तो फाइब्रोनोजिन रहित, रहित का मतलब हुआ निकाल देना। फाइब्रोनोजिन रहित रक्त प्लाज्मा को फाइब्रोनोजिन रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहेंगे, तो सीरम कहते हैं। तो देखिए सीरम में से, सॉरी फाइब्रोनोजिन, रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। बस यही था, यह हो गया। चलिए जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना दे लीजिए, ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं और पूरे हृदय के बारे में पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, कैसे कैसे हमारा हृदय जो कि काम कर रहा है। बस थोड़ा देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होता है, तो शुद्ध ब्लड चलेगा, यानी कि क्या कहेंगे इसे, शुद्ध ब्लड चला तो कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस शिरा में, हो गया। अब फुफ्फुस शिरा से ब्लड फिर कहाँ पहुंचेगा, बायालिंद में, अब बायालिंद से फिर कहाँ पहुंचेगा ब्लड, बायानीले में, बायानीले से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, महाधमनी में, अब महाधमनी से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, महाधमनी से, धमनी से, धवनिका से, केशिका में पहुंच गया। अब यानी केशिका बोले तो कहाँ तक, यानी कि कोशिका तक पहुंच गया। और ये सब के सब कैसा ब्लड था पहले बताओ, शुद्ध ब्लड, यानी रखेंगे O2 प्लस रक्त लिखेंगे, O2 प्लस रक्त था।
फिर O2 प्लस कैसा रहा, रक्त, शुद्ध रक्त। यहाँ भी O2 प्लस रक्त, यहाँ भी O2 प्लस रक्त, यहाँ भी O2 प्लस रक्त, यहाँ भी O2 प्लस रक्त हो जाएगा। अब हमारे कोशिकाओं तक ब्लड पहुंच गया, शुद्ध ब्लड। अब कोशिकाओं में क्या है, कोशिकीय ईंधन है, यानी ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को तुरने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, फेफड़ा से। फेफड़ा से जब ऑक्सीजन लेंगे और वहीं पे बैठे हुए ब्लड, अब ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना बनाएगा। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे चलेगा तो हमारे कोशिकाओं तक पहुंचेगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अलग कर देगा और ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा। यानी कि ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन हो गया, ग्लूकोज टूट गया। टूट गया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और प्लस में क्या मिल गया, तो ऊर्जा मिला। यानी कि हमें प्राप्त हो रहा है यहां लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो CH6H12O6। इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण होगा तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस ऊर्जा मिलेगा। अब यह ऊर्जा हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन ये तो हानिकारक ना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। तो कोशिका यानी कि केशिका में ही बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन वहीं पे रुकल था। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आगे चलेगा, क्योंकि इसको निकालना ना है, तो आगे चलेगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए प्लस का हीमोग्लोबिन। और बनाया क्या, ऑक्सीजन है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आएगा। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बना था, तो केशिका में है ना। तो यानी कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, केशिका। अब केशिका से ब्लड चलेगा, कैसा ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी शुद्ध रक्त। तो केशिकाएं जो था किसमें टूटा, केशिकाएं आगे चलेगा तो एक थोड़ा मोटा नली बनेगा, यानी केशिकाएं से हल्का मोटा, उस नली को क्या कहेंगे, तो सिलिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलिकाएं से फिर आगे ब्लड चलेगा, कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड। तो ये सिलिका थोड़ा और मोटा नली में बदलेगा, तो इसे कहेंगे सीरा। सीरा फिर आगे चलेगा और शुद्ध ब्लड तो बदलेगा क्या चीज, महाशिरा। थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा नली तो क्या कहलाएगा, महाशिरा। महाशिरा में और आगे चलेगा तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, बोलिए, बाया डायालिन में।
दाया लिंग में जाएगा, दाया लिंग में नहीं जाएगा, और शुद्ध रक्त ना जाएगा सिरा में। दाया अलिंद, दाया अलिंद से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? दाया दाया नीले से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा? इधर से फुफ्फुस धमनी में, अब फुफ्फुस धमनी से फिर ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हो गया। तो फुफ्फुस धमनी से कहाँ ब्लड पहुंच गया? फेफड़ा में। अब ये कैसा ब्लड था बोलो? और शुद्ध ब्लड था, यानी कि बोलेंगे CO2 प्लस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और यहाँ भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त, और यहाँ भी वही चलेगा, यहाँ भी वही होगा, और यहाँ भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त। अब ये ब्लड कहाँ पहुंच गया? अशुद्ध ब्लड पहुंच गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्या होगा? शुद्ध होगा, शुद्ध होकर फिर कहाँ पहुंचेगा? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से बायालिंद, अब बायालिंद से फिर शुद्ध रक्त बाया नीले, फिर बाया नीले से शुद्ध रक्त महाधमनी, महाधमनी से फिर शुद्ध रक्त धमनी, और धमनी से फिर शुद्ध रक्त धमनिकाय, और धमनिकाय से फिर शुद्ध रक्त फुफ्फुस, सॉरी सिरिकाय, क्या होगा यहाँ? केशिकाय, और केशिकाय से फिर ब्लड पहुंच गया कोशिका में, वहाँ पे कोशिकेंद्रन है। अब इसको तोड़ने के लिए कोई चाहिए, हवा जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जाएगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा, यानी ऑक्सीजन होगा और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा हमारे लिए अच्छा है और हीमोग्लोबिन अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, तो इसे बाहर निकलना है, तो इसको लेकर आएगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आया और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया। हीमोग्लोबिन तो वहीं पर था, खाली इंतजार कर रहा था किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये इससे मिला तो बना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसको पकड़ेगा और केशिकाय से होते हुए अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? सिरकाय, और सिरकाय से अशुद्ध रक्त सीरा, और सीरा से अशुद्ध रक्त महाशिरा, और महाशिरा से अशुद्ध रक्त दायालिंद, और दायालिंद से अशुद्ध रक्त दायानीले, दायानीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़ा। तो बोलो हृदय से ब्लड को कितना बार गुजरना पड़ रहा है? 2 बार। अब यहाँ पे फुफ्फुस सिरा में जाएगा, सॉरी फेफड़ा में जाएगा अशुद्ध रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा का क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा नाक के द्वारा, और शुद्ध रक्त को फिर पहुँचेगा फुफ्फुस सिरा में। तो यह प्रक्रिया लगातार ऐसे ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। और ब्लड को हृदय से कितना बार गुजरना पड़ रहा है? 2 बार। इससे कहते हैं द्विगुण परिवहन। तो हृदय हमारा कैसा परिवहन करता है? द्विगुण परिवहन। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? तो ये था परिवहन का चैप्टर फिनिश, कहानी इसका पूरा हो गया, खत्म, द एंड हो गया। बायोलॉजी क्लास 10th परिवहन चैप्टर 3 पार्ट 3 है, पार्ट 4 है? पार्ट 4 ना होगा तो पार्ट 3 लिखे हुए हैं, ये हो जाएगा पार्ट 4। पार्ट 4 तक आपका पूरा हो गया, खत्म। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा अच्छा तरह से, ठीक है, और जो भी बातें हम बोले हैं उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हृदय
फिनिश पूरी तरह से, एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं। ख़त्म। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और कल जो है कि कोशिश करेंगे हम इसका MCQ और क्वेश्चन आंसर करवाने का, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।